बम्बई। तो बम्बई में भैया मेरा जरा भी मन नहीं लगता था। कलकत्ता का कल्चर बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। बम्बई में बहुत खराब लगता था। जरा थोड़े दिन बाद मेरा जी उठ गया था, मैं परेशान थी। समझ में नहीं आता था। ये भी नहीं कि भारती जी तो सुबेरे गए ऑफिस के लिए, निकले तो शाम को पधारते थे, तो तब तक सारे दिन क्या करूं। तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाती थी। वार्डन रोड के पास में एक समुद्र, ब्रिज कैंडी का समंदर बहुत बड़ा, वो घूमती थी, देखती थी, अच्छा लगता था। वहां मैंने देखा था कि एक दुकान थी जहां पर नेपाली और चाइना की और तिब्बत की अनोखी अनोखी सुंदर कृतियां रहती थी, कलाकृतियां बिका करती थी। मैं से कभी खरीदती, कभी देखती, सिर्फ चली आती। वहां मैं अक्सर जाया करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर किताबों के ढेर लगे हैं और किताबें और मैगजीनें बेच रहा है फुटपाथ। मैंने देखा जाकर के, अरे उसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी मैगजीनें, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें। तो मैंने उसके यहाँ से किताबें खरीदी, मैगजीनें ली, खरीद के ले गई और मुझे बड़ा सुख मिला। दूसरे दिन फिर गई थी, एक किताब देखा मैंने, मुझे बड़ी पसंद आई। वो किताब मैं खरीद ली थी और पैसे देने जा रही थी उसको, खरीद के मेरे हाथ में थी, पर्स खोल रही थी उसको पैसा देने के। इतने में पीछे से एक व्यक्ति आता है, अरे अरे मैं तो यही किताब लेने आया था, ये किताब मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी आप आए हैं, लेने आए हैं, मैं आ चुकी हूँ, आपको खरीदना है, मैं खरीद चुकी हूँ, ये किताब अब मेरी हुई, आपको नहीं मिली। और ऐसी किताबें तो एक ही याद होती है हम लोग के पास, एक किताब की प्रति दूसरी थोड़ी होती है। उन्होंने अपना किताब ली, चलिए। जरा सा पीछे मुड़ करके देखा तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ बड़ी आग्नेय दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था। मैं अपना चली गई, ये चली, वो चली, वो गई, खैर खत्म हुआ। 3 दिन के बाद क्या होता है कि अपने यहाँ एक निमंत्रण आता है। मुझसे भारती जी बोले, पुष्पा जी आपका मन में लगा करता है, आज शाम को एक अच्छा कार्यक्रम है, उसमें जाना है, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो उसमें ऐसा था कि भारती जी की और मीराला जी की कविताएं पढ़ी जानी थी और एक नाटक पढ़ा जाना था। बोगस नाटक कैसे लिखा जाता है, बोगस नाटक कैसे लिखा जाता है और ये कविता, अच्छा रोचक होगा कार्यक्रम। हम लोग पहुंचे भूलभाई देसाई इंस्टीट्यूट में, वो कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम शुरू होता है, एक व्यक्ति प्रकट होता है, मैं सत्यदेव दुबे आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। अरे बाप रे, सत्यदेव दुबे, ये वही आदमी था जिनको मैं इस तरह किताब के लिए डांट रही थी। इतना सत्यदेव दुबे, इतना बड़ा आदमी, उसके साथ मैंने ऐसे पेटा था मुंह में, बोली आज मेरे कोई दुर्गत तो बनेगी। दुबे जी तो मशहूर था कि बहुत पढ़ाकू है, बहुत गुस्से वाले। ठीक है भाई, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में दुबे जी ने कविताएं पढ़ी, क्या आवाज, क्या पढ़ने का। निराला जी की, भारती जी की कविताएं पढ़ी, तो ठीक है मैंने सुन लिया। कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम लोग जैसे कार्यक्रम खत्म होता है तो मुख्य कलाकारों से मिलने के लिए जाते हैं। तो मैंने, सब लोग उनको कह रहे थे वाह वाह, कह रहे थे, गले मिल रहे थे, क्या कार्यक्रम हुआ वगैरह। मैंने उनसे कहा जी क्षमा करें तो मैं एक बात कहूं कि कार्यक्रम तो सचमुच अद्भुत हुआ, लेकिन एक चीज है कि दुबे जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा था, लेकिन आपके पढ़ने पर मुझे एक चीज याद आ रही है, कहिए तो सुनाऊं। बताइए क्या बात है। बोले लेकिन देवी जी बताइए आप हैं कौन। तो मैंने कहा, वो भी गुस्सा, उनको भी मालूम था। बोले देवी जी आप हैं कौन। मैंने कहा जी मैं एक अध्यापिका हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। हाँ हाँ बड़े व्यंग से बोले, अध्यापिका भी विद्यार्थी भी जी दोनों। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक व्यक्ति केवल अध्यापक बना रहेगा कुछ नहीं कर सकेगा। जीवन को विद्यार्थी हमेशा बना रहना चाहिए। जब आप विद्यार्थी बने रहेंगे, हाँ तो जरा थोड़ा सा व्यंग की मुद्रा थी वो खत्म हुई। फिर बोले नहीं आप क्या बात सुनाना चाह रही थी बताएं। मैंने कहा जी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहां पर एक बार एक प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता होनी थी
और उसमें सब लोग अपनी अपनी कहानियां पढ़ रहे थे। तो उसके जो मैं भी थी, एक अपनी कहानी मैंने भी पढ़ी थी। तो उसमें जो जज थे वो राजा राधिका रमण प्रकाश सिंह थे, और दूसरे नाम भूल रही हूँ, 3 जज थे। राजा राधिका रमण प्रकाश सिंह थे, एक कोई और तीसरे बड़े आदमी थे, और एक धर्मवीर भारती थे। 3 जज थे वहां पर। उपेन्द्रनाथ उन्हीं की तो बात बताने जा रही हूँ। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेन्द्रनाथ और धर्मवीर भारती जज थे। तो मैंने कहा कि उनमें से जब भाषण देने के खड़े हुए तो उपेन्द्रनाथ अष्टी जी खड़े हुए, और उन्होंने तारीफ की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं और आप लोग तो आगे चल के बड़ा नाम कमाएंगे, ये वो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जरा अपने उच्चारण को संभालिए। आप लोगों का उच्चारण जरा ठीक है। अबे एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। उच्चारण को स्वयं कह रहे उच्चारण। तीसरी बार मुझको बड़ी जोर से हंसी आ गई, रोक नहीं सकी मैं अपनी हंसी। सारा हॉल वहां पर हंस पड़ा था इस वाली बात पर। तो ये मैं अष्टी की बात आपको सुनाना चाह रही थी। दुबे जी तो इंटेलिजेंट, माता जी मुझसे कौन सी लाइन में शब्द का उच्चारण गलत हो गया। तो मैंने बताया जी अमुक लाइन में अमुक बात आपने ये बोली थी, ये होता है उच्चारण सही। तो उन्होंने, ये मैं उन्हें बताई रही थी कि इतने में भारती जी बोले, पुष्पा जी विप्रवर के संग आप मत जुड़िए, याद करिए अष्टावक्र को। अभी अगर जो है एक श्राप दे देंगे आप आटे फोन से टेढ़ी हो जाएंगे, बस करिए। तो वो बोले आए आप पुष्पा जी हैं, उनको भी नहीं मालूम था तब तक कि मैं भारती जी की पत्नी हूँ। ओ माफ कीजिए, मुझको क्षमा कीजिए, आज का दिन है और मैं वायदा करता हूँ कि दूसरे दिन से उच्चारण में कहीं कोई गलती नहीं। ये उन्होंने प्रॉमिस की प्रार्थना की। और दोस्तों सुन के आपको बड़ी खुशी होगी कि इस वाली बात के लिए प्रसिद्ध दुबे जी रहे कि वो उच्चारण के ऊपर बहुत बल देते थे। कौन सा उच्चारण कैसे करना है, किस शब्द पर, किस अक्षर पर, कहां पर जोर देना है, कहां धीरे से कहना, ज्यादा कहना, मशहूर थे इस वाली चीज के। तो मुझसे उस दिन वायदा किया था, उसको वो पूरा करते रहे थे। तो ऐसे दुबे जी जो हैं, और उसी दिन के बाद से वो मुझको माता जी कहने लगी। ऐसे दुबे जी का से मेरा सबसे पहला परिचय उस प्रकार के गुस्से से और इस प्रकार के उच्चारण की बात से हुआ। धीरे धीरे हम लोगों में जो परिचय का ज्यादा घनिष्ठ होता चला गया, तब आपको मैं बता नहीं सकती कि कैसे वो तो मेरे घर के सदस्य हो गए थे। एक उदाहरण खाली आपको देती हूँ कि देखिए, वो दुबे जी के बारे में बता दूं कि वो उनके घर की हमारे घर के सामने रहने आ गए। पहले कहीं और रहते थे, फिर वो साहित्य सहवास में हमारे घर के सामने ही रहने लगे। तो रोज अगर मैं किसी दिन देखे हम लोग कि बड़े अच्छे कपड़े पहने चले जा रहे हैं, बाल बाल करे हैं अच्छी तरह से, तो सब लोग सोचते थे कि इनकी तबीयत आज खराब है। क्योंकि कभी ढंग के कपड़े उन्होंने नहीं पहने। कभी अगर वो लंबा सा कुर्ता पहन करके चले जाएं तो समझ लीजिए कि रात उनकी अमरीश पुरी के घर में भी सवेरे नहा करके अमरीश का कुर्ता लेके पहन करके। 21 चाबियां होती थी उनके घर की, 21 दोस्तों के पास रहती थी, उनके पास नहीं। तो किसी दिन अच्छी बुशर्ट वगैरह पहने हुए हो और जा रहे हो बड़ी शान से, समझ लीजिए गोविंद नहलानी के घर थे ये सब। इसी तरह किसी दिन शर्ट सफेद वाली पहने हुए, बोले शाम पहने कर, हम लोग पहचान लेते थे कि रात इनकी कहाँ गुजारेगी। जिसके घर में रहते थे उसका कपड़ा पहन चल गया। एक दिन वो एक दुकान पे खड़े हुए थे, सामने ही मेरा बेटा भी उसी दुकान पर था। तो उससे कहते अंकल आपकी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। उल्टी है? वही सड़क पे उतारी सीधे कर। ऐसा आदमी था वो सत्यदेव। और हमारे बच्चों को जितना प्यार उन्होंने दिया, देखिए हमारी बेटी सामने बैठी हुई है, ये जानती है कि दुबे अंकल इन लोगों के लिए क्या चीज थे।
और ये लोग दुबे इनका लिए लेके आते थे। एक आध उदाहरण आपको बताते हैं। वो दुबे जी उच्चारण पर जोर देते थे, डायलॉग डिलीवरी पर जोर देते थे, सब उनके घर में आया करते थे डायलॉग सीखने के लिए। एक बार जेनिफर आई, शशि कपूर की पत्नी, ये उस दिन कुछ ज्यादा थके हुए थे। अक्सर ये किया करते थे कि केका हमारी बड़ी बेटी है, उसको बुला लेते और कहते थे कि आ जाना जरा, हम ये इनको जो कुछ लिखा है हिंदी में तुम अंग्रेजी में समझा देना। सब जाते थे स्टूडेंट्स कला गाँव के सीखने, अंग्रेजी का लोग हुआ करते, तुम इनको जरा अंग्रेजी में समझा देना। फिर मैंने डिलीवरी सीखा, फिर इसको बुलाया, जेनिफर गई थी तो आप सब सीख रहे हैं। इनको जो पैसेज देना होता था पहले हमारी बेटी हिंदी में पढ़ के उनको अंग्रेजी में समझाती थी। सब क्रम चल रहा। थोड़ी देर के बाद जेनिफर बोली कि अगर थोड़ी देर हो गई है, अगर कॉफी मिल जाती तो थोड़ी सी ताकत आ जाती, और बैठते और सीखते। तो कहने लगे, केका बोली कि कोई बात नहीं अंकल, मैं जाती हूँ, अपने घर से बना कर लिया दो। क्यों घर से बना कर ले आओगे? हमारे घर में जैसी बनती है वैसी पिएगी जेनिफर। माने कि तुम अच्छी, ज्यादा अच्छी बना के लाओगे अपने घर से, लेकिन जैसी यहाँ बनती है उसे पिए। किचन में बना दो। तो केका गई उनके किचन में, बना देते हैं। तो केका गई और देख रहे हैं कि गैस का चूल्हा तो है, बर्तन भी है। तो बोली कि अंकल यहाँ बाकी सामान तो मैं कैसे क्या करूँ? उनको बड़ी परेशानी हो रही थी, वहां ना कहीं दूध दिखाई दे ना कहीं वो। बोले ये रहा देखो दूध है, ये रहा एक। तो कहने लगे अभी गर्म पानी कैसे करूँ? गर्म, अरे क्या है तुमको गर्म पानी कैसे करूँ? जाओ गीजर है तो पानी ले लो, पानी डाल दो, पाउडर डाल दो, दे दो, हो गई। हाँ मैंने वो बात गलत कही थी कि गैस थी, गैस नहीं थी, गैस नहीं थी, इसलिए गर्म पानी करने की बेटी को जरूरत। गीजर चला बन गया। तो ठीक है, उसने ऐसे ही बना करके दी। जेनिफर ने बेचारी ने आके का बहुत अच्छी कॉफी है, बड़ी अच्छी कॉफी करके पी लिया। ऐसे हमारे दुबे जी थे कि कोई अपना बड़ापन लेकर के नहीं जाएगा, जो मेरे साथ होगा वो उसी तरह। ऐसे बड़ा अद्भुत व्यक्ति था और सरल कितना कि मेरे से कहते हैं, एक दिन आए, कहने लगे कि पुष्पा जी वो महेश भट्ट मुझे किताब देता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है, सिनेमा बनाता है और उसको वो किताब पढ़नी होती है। तो वो मुझको दे देता है, कहता है कि ये पढ़कर के किताब बता दो इसमें क्या है। तो मुझको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मैं इसलिए पढ़ देता हूँ, पैसा मिलता है, पैसा ले लेता हूँ, उसको पढ़ के बता देता हूँ इस किताब में ये बात है। तो वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक गया। अभी मुझे कोई एक अच्छा क्लासिकल पढ़ना है। तो मैंने कहा कि भैया दुबे भैया जाओ भारती जी की स्टडी में, क्लासिकल ही क्लासिकल तुमको मिल जाएगी। आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है, आप कुछ समझते भी नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं समझती हूँ, आप किताब निकाल लीजिए। अच्छा रुकिए, ये बताइए कि ये बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, इनका कमरा किधर है? बता दिया उधर कमरा है। तो गए बच्चों के कमरे में, थोड़ी देर बाद में जाके क्या देखती हूँ कि वो तो सो गए हैं और बच्चों के कमरे से उन्होंने इंद्रजाल कॉमिक तवाया करता था और हमारी चित्रकथा आती थी, ये सारे निकाल के पड़े होंगे। सिराने वो गद्दी रखी हुई है, एक इंद्रजाल कॉमिक उनके मुंह के ऊपर रखा हुआ है। ये सत्यदेव दुबे क्लासिक ऐसे सत्यदेव दुबे। इससे कहा करते थे गुड़िया से, अरे यार गुड़िया, बहुत दिन से बड़ा नाटक एक सफल हुआ था, मैं बहुत ज्यादा दिन से, बहुत दिनों से तुम दिखाई भी नहीं दी मुझको, बैठो इधर और मुझको जरा कुछ स्कैंडल सुनाओ। तो बोले स्कैंडल्स? हाँ स्कैंडल सुनाओ ना, अपने कॉलेज जाती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, स्कैंडल सुनाओ। मुझे आज की नई पीढ़ी को जानना चाहता हूँ, आज की नई पीढ़ी को समझना चाहता हूँ, तो उसके माध्यम से मैं समझूंगा, बताओ मुझे। खैर इनको कुछ स्कैंडल सुनाती थी, बड़े खुश होते थे, कुछ ये बना के सुना देती थी,
कुछ सच्चे कुछ उनको सुनाती थी, भाई अंकल को प्रसन्न करना है, सुना देती। तो कहने लगे कि गुड़िया एक बात, अच्छा ये गुड़िया भी हमारी भैया माशाल्लाह धर्मी भारती की बेटी है, तो अकल इनके पास बहुत तेज है, और इनको इनसे बात करने में मैं भी पार नहीं पा सकती, इनको चुप नहीं करा सकती। ये जो तर्क दे देती है सामने, उस तर्क का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं कहती हूँ भैया मुझे तेरे से तो मैं चुप भली तेरे से हार बहस नहीं करूँ। पर सत्यदेव दुबे इनके साथ बहस बहुत करते, कोई भी पॉइंट छेड़ दें, और ये जानती थी कि अंकल की ये आदत है कि मैं जो बात कहूंगी वो उसको उलट कह नहीं तू गलत कह रही, बात ऐसे, और ये अपना दिमाग लगाती थी, नहीं ये बात ऐसे। अरे दोनों कितनी देर तक झगड़ा करते रहते थे सिर्फ इस वाली बात पर, और ये मैं ऐसा समझती थी मैं कि अभी एक थप्पड़ लगा देंगे दुबे जी। इतनी ये लोग जोर जोर से बहस करते रहते थे। आधे घंटे बाद वो निकलते थे वहां से, यार मजा आ गया, क्या बात, दिमाग एकदम ताजा हो गया तुझसे बात करके, और इसको प्यार करके फिर थपथपा के गाल छोड़ के चले। ये सत्यदेव दुबे इतना बड़ा नाटककार, इतना बड़ा आर्टिस्ट, आप सब जानते हैं कितने बड़े सत्यदेव दुबे थे। वो सत्यदेव दुबे ऐसा, उसकी बहुत हजारों बातें हैं, लेकिन एक लास्ट आपको सुनाई देती हूँ, सारी बातें सुनाऊंगी तो बड़ा टाइम निकल। अमित जी का भी है, अमित जी का जरूरी है क्या, अमिताभ बच्चन जी वाला जरूरी है, बाकी अमिताभ बच्चन में इन लोग के बारे में बहुत जरूरी है। तो सुनिए, इनका मेरे घर में आए एक दिन, अपने घर से फोन किया कि पुष्पा जी बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे दाल चावल खाना है। मैंने कहा भैया देखो रसोई उठ चुकी है, तो तुरंत आप जो तुरंत चाहते हो कि तुरंत हो, तो वो नहीं हो सकता है, कुकर चढ़ा दूंगी दाल चावल के लिए, जरा मुझे को 15-20 मिनट का समय दे दीजिए। आपको तुरंत तो चाहिए होता है कि 3 मंजिल मेरी चढ़ेंगे उतनी देर में खाना तैयार, वो नहीं हो सकता। नहीं आप बनाइए, कुकर चढ़ाइए। और वो मौजूद हो गए तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, मैं अब भी आपके लिए और ब्रेड वगैरह भी कुछ दे देती हूँ, उसके बाद नहीं वो सब नहीं है, अखबार दे दीजिए आप, मैं अखबार पढ़ता हूँ और आप बनाइए। ठीक है, बड़े अच्छे मूड में। तो मैंने उनको अखबार दे दिया, वो अखबार पढ़ने के लिए बैठे। वहां देखा मेरा बच्चा 5-6 महीने का था, वो सोया हुआ था। तो कहने लगे कि वो टीवी खोलना चाहते थे, तो बोले टीवी तो नहीं खोले, बच्चा सो रहा है, जाग जाएगा, अच्छा अखबार ही पढ़ते हैं। बैठे अखबार पढ़, थोड़ी देर बाद किचन में से मैं सुनती हूँ वो जोर जोर से अखबार पढ़ रहे। मैंने कहा आई, मैंने दुबे भैया इतनी जोर जोर से अखबार पढ़ते तो मैंने किसी को नहीं देखा, जोर जोर से अखबार पढ़ रहे। बोले हाँ, गधे को दिया नमक तो गधा कहते हैं आपको। मैं कहाँ से गधा हो गई, क्या बात है भाई? कहते नहीं तो क्या, आप देखिए इसको उच्चारण सिखा रहा हूँ सही, आप ही ने उच्चारण की बात की थी, मैं उसको जोर से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये सही उच्चारण सीख सके। तो मैंने कहा अरे 6 महीने का बच्चा है, उच्चारण कैसे सीखेगा? बड़ी मद्दाह बनती है आप भारतीय संस्कृति। लोग कहते हैं बड़े ही आप पढ़ी लिखी हैं। अरे आपको नहीं मालूम है अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है सीख लिया था। अरे ये तो 6 महीने का हो गया, माँ के पेट से बाहर है। अरे मैंने कहा मान गए भैया गलती हो गई। तो ये ऐसे सत्यदेव दुबे थे, इनकी बतेरी बातें हैं वो फिर आपको सुनाऊंगी, लेकिन महान आदमी था आज, उसके लिए हम मन में जरूर प्रार्थना करें। कैसे उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा आदमी 4 महीने कोमा में पड़ा था, और उसकी जब मृत्यु हुई है तो 25 दिसंबर को मृत्यु हुई है। 25 दिसंबर को उनका शव नीचे हमारी कॉलोनी में बिल्डिंग के नीचे रखा हुआ है, और 25 दिसंबर को मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था भारतीय विद्या भवन, वहां मुझे जाना था, और मैं कैसे जाऊं? दुबे भैया को इस रूप में सामने देख रही हूँ, कैसे जाऊं? तो मुझसे नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं जाऊंगी, पर आयोजकों के फोन पे फोन आ रहे थे, जाना था। मेरे कानों में गूंजता था उनकी आवाज,
शो मस्ट गो, शो चलना चाहिए। मैं चली हूँ। अंधा युग, जो अंधा युग सत्यदेव दुबे ने किया था, वैसा अंधा युग अलकाजी ने भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। उस अंधा युग से बढ़कर के कोई अंधा युग हुआ नहीं था। मैंने वो अंधा युग उनके शरीर के चरणों में रखी, और मैं इसको अवॉइड करने के लिए किया मस्त हुआ। मैं चली गई कि वो भूलूंगी नहीं कभी। ऐसे ऐसे महान लोग मेरे जीवन में आए हैं। आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाओ। अभी देवमणि जी, ये मैंने इनकी बात सुनाई। हाँ। आप कहें तो जरा एक अमित जी का आप लोगों को मैं श्रीलाल शुक्ल की बात सुनाना चाहती थी, रात दरबारी के लिए। आप जी की बात ऐसी बातें सुन लो यार, अमिताभ बच्चन। सही बात, बिल्कुल दीदी, आपके मन में जो आप बात सुनाइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पधारी अनुराधा पाल जी, जो बचपन से तबला बजा रही हैं और देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं, और भारत सरकार के जो महिला सशक्तिकरण की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपका स्वागत है अनुराधा पाल जी। पूरे विश्व में, हाँ, स्त्री शक्ति की प्रतीक है खुद। स्वागत है आपका। हाँ, अच्छा, विश्व में एक ही महिला जी। तो आप लोग चाहते हैं, मतलब बच्चन जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पुष्पा जी का इंटरव्यू, कुछ साहित्यिक चर्चा चाहते हैं ना? हाँ। अच्छा नहीं, लेकिन अगर टाइम में हो ये घंटा एक्स्ट्रा करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा केशव जी एक थोड़ा विनम्र बच्चन जी का तो हम लोग सारी विधाओं में, सारी मीडिया में सुनते ही रहते हैं। जरा साहित्य चर्चा बच्चन जी के बारे में वो उनका वो टर्निंग पॉइंट था, और पुष्पा जी के लेकर आप उस पर इतना बोल चुके हैं। अब और उसमें साहित्य के साहित्यकारों के बारे में और अद्भुत उन के बारे में श्रीलाल शुक्ल। अच्छा सुनो, अरे लो भाई, तुम साहित्यकार का नाम ले, अभी करो सुनो सुनिए। अच्छा, मैं समय भैया बहुत हो गया है बच्चों, आप लोगों को मैं, अच्छा राज दरबारी तुमसे लेके मैंने पढ़ी हुई है तुम्हारी किताब, ये मुझे याद दीजिए। आपके वो तो कभी नहीं बोल रहे। आपसे जो मिला है एक किताब क्या चीज है, तो क्या बताऊं। अच्छा, मैं बहुत संक्षेप में बताती हूँ। आप श्री राग दरबारी की बात बस ये सन 64 की बात, सन 64 की बात है। मैं, मेरे पुत्र रत्न पधारे थे, 2-3 महीने के रहे होंगे तब, सन 64। हमारे यहाँ ये फोन आया कि भारती, यहाँ पर तो मुझको फुर्सत मिलती नहीं है, कभी कोई घेरे रहता है, कभी कोई घेरे रहता है। वो कलेक्टर थे इलाहाबाद में, और ये सब दफ्तरों के काम से भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझे कुछ लिखना है, मैं तुम्हारे घर बम्बई आ सकता हूँ? बोले भैया जरूर आओ। तो श्रीलाल शुक्ल जी हमारे घर पधारे थे लिखने के लिए। हम भी बड़े उत्सुक कि भाई श्रीलाल शुक्ल उपन्यास लिखना चाह रहे हैं, हमारे घर में से लिखेंगे बड़े। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, देखा वो लिखने के लिए नहीं बैठे। श्रीलाल शुक्ल से हम कहे भाई साहब चाय पियेंगे? अब मैं तुम्हारे घर में चाय पीने आया हूँ। ऐसा खाना लगा, खाना लगा दूं, चाय पी लो, ये खा लो, वो खा लो। मैंने बताया, मेरे को बड़ी परेशानी लगी। छोटा सा मेरा बच्चा है, मैं बच्चे पे ध्यान दूं, इनका खाने का ना टाइम है ना लो। मैंने कहा भारती जी ये तो तुम्हारे बड़े बेदम मित्र हैं भैया, इनके मेहमानगिरी तो करना बड़ा मुश्किल है। तो कहने लगे कि पुष्पा जी ये ऐसा ही है, आप चिंता क्यों करती, बड़ा प्यारा आदमी है, आप खाना बना के रख दीजिए, आपको दोबारा गर्म करने की भी जरूरत नहीं। ये आएगा, भूख लगेगी, जो ठंडा रखा हुआ जैसा रखा खा ले। इसे जब चाहिए कि चाय मांगे, बड़ी विनम्रता से आपसे मांगे चाय। ये ऐसा ही है, इसको जैसे वैसे ही रहे। ठीक है, मैं रास्ता देखती रही। एक दिन साहब ये बोले चलो यार
मैं तुम्हारी टेरेस से देखता हूँ, बड़ा अच्छा समंदर दिखाई देता है, समंदर के साथ भारती जी ले गए, हमारे घर के पीछे ही ब्रिज कैंडी का समुद्र था। ये बैठे वहां पर एक चट्टान जैसी थी, उसके पास में बैठ गए, दो लोग बैठे समुद्र देख रहे। थोड़ी देर में एक आम बेचता हुआ झब्बा लेके आदमी घर से आया, तो करने लगे ये क्या कह रहा है, ये क्या बेच रहा है? आम बेच रहा है, हापुस बेच रहा है। हापुस क्या होता है? बोले यहाँ अल्फांसो को हापुस कहते हैं, आप लोगों के अल्फांसो को हापुस कहते हैं। आप अच्छा ठीक है, बुलाओ यार, बुलाओ आम खाए। ऐसा वो आम वाला आया, आम लिया के भारती जी ने आम ले लिया, उसने थैली में आम दे दिया, भारती जी ने रख लिया। करे यार भारती, आम खरीदा था तुमने और तुमने रख लिया? बोले हाँ चलो घर चल के खाएंगे। घर चल के क्यों खाएंगे? बोले ये हापुस है, इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता है, इसको काट के अच्छी तरह खाया जाता है, ये हमारे यहाँ का जैसा वो आम नहीं है। तो हमारे तुम्हारे यहाँ क्या होता है दिखाओ। लिया साहब उन्होंने आम, और जैसे वहां हमारे यूपी में चूसने वाले आम मिलते हैं ना, बड़े प्रेम से चूसा को उस पुजा हापुस की दुर्गत कर दी, ऐसे ऐसे करके पूरा उसको 6 पीस की निकाली, उसको अंदर से रस बना के और अपना उसको चूसा। उन्होंने वहां बैठकर चूसा, और चूस करके उन्होंने जो उसकी गुठली थी उसको जैसे ऐसे छिछली मारते ना, खेलते हैं, जोर से उसने मारा, बताया ये बम्बई। तो ऐसे छिल के मार करके बोले चलो घर चलते। आने लगे, जब घर आने लगे तो वहां रास्ते में एक क्लब पड़ा करता था, मालूम नहीं मुझे अब है कि नहीं। एक क्लब था जो अंग्रेजी के जमाने का था, उसमें लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उनकी नजर पड़ गई, ये क्या है? धर्मिक के एडिटर, पत्रकार, नामी आदमी, सब कुछ है, तुम्हारे रहते ये क्या है, क्यों है? अब हम आजाद हो गए। और गुस्सा, और इतने गुस्सा कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वहां बस उन्होंने कुछ नहीं देखा, इधर गमले रखे हुए थे, उन गमलों में से एक में मट्टी उठाई, उस मट्टी को उसके घस 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 सारा मट्टी से घस दिया, जान लिखा था, और वहां पर जोर से वो गुस्सा होके वहां पर चले गए, आप घर चलो। बहुत गुस्सा थी इस बात। घर आकर के मैंने देखा थोड़ी देर के बाद कि मैं जिस चीज के लिए परेशान थी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतते हैं, इन्होंने लिखना ही नहीं शुरू किया, देखा उस दिन शाम से लिखना जो राग दरबारी शुरू हुआ है, तो आज हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, अंग्रेजों को गाली देके, आप उसको गाली देके, बम्बई को गाली देके, और वो उपन्यास क्या उपन्यास है, आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे जानेंगे। तो ऐसे उस उपन्यास का इतना आपने सुना, अब इन लोग की इच्छा पूरी करते। पहले सोनिया गांधी की, पहले अमिताभ बच्चन। कौन अमिताभ? अरे देखिए, मैंने पीछे की देखा जी, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि लेख से फिल्म इंडस्ट्री में अमित जी के जो बात आती है ना, दोबारा जो सेकंड पारी उसी लेख की वजह से आती है। उस दौरान देखिए मीडिया भी नहीं था इतना, और उस लेख का कई अंग्रेजी अखबारों ने, पत्रिकाओं ने ट्रांसलेट भी किया होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कई को नहीं मालूम है। अभी 2 महीने पहले गोविंदा मेरे साथ इवेंट में थे, गोविंदा को मैंने समझाया था आप 2 कदम आगे बढ़ो कारपोरेट के, तो आपका उद्धार होगा, क्योंकि अमित जी काम मांगने गए थे ना जैसा, तो वो उदाहरण है इंडस्ट्री में, इसलिए बहुत अच्छा। दूसरी बात, आज मैं सुबह 5 बजे उठा और मुझे नहीं मालूम था अमिताभ आख्यान इनकी पुस्तक आई, ठीक है, आज सुबह 5 बजे उठा, वो देखा मैंने, लेकिन उसी में संकलन में वो लेख का जिक्र नहीं है, तो मैंने पुष्पा जी को जिक्र किया कि वो लेखन नहीं है, क्योंकि हम इंडस्ट्री वाले हिंदी पाठक तो वही पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमने उसको फेसबुक पे भी डाला है।
अमिताभ जी का इनका फोटो। अगर हम वो जिक्र भी नहीं करेंगे तो ये हमारे श्रोताओं के साथ धोखा भी हो जाएगा कि फोटो डाला था आपने, उससे बात ही नहीं हुई। केशव जी मैं फिर विनम्रता से कहती हूँ, मेरी सभी तरह के श्रोता हैं यहाँ पर, एक ही तरह के श्रोता नहीं है। नहीं, यहाँ सब साहित्य प्रेमी, साहित्य हो गया ना, वो साहित्य प्रेमी श्रोता, वो भी साहित्यकार है जी। महादेवी हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं, अमित जी की सुन लीजिए। अच्छा तुम सुनो, मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती हूँ। ये जानो आप लोग दोस्तों कि मेरा लोग कहा करते हैं ना कि आपका साथ जो है जन्म जन्म का साथ है। मैं कहा करती हूँ बच्चन जी के साथ मेरा जन्म का साथ है, जन्म जन्म का नहीं, जन्म का साथ है। कैसे? मैं जब छोटी थी, मैं सन 1935 में पैदा हुई। मैंने शुरू में बताया मेरे पिताजी कितने विद्वान थे। मेरे घर में हर हफ्ते एक मजलिस लगा करती थी, उसमें सब पिताजी के मित्र आते थे, सुनते थे, कविताएं होती है, कहानी होती है। उसमें एक मित्र उनके ऐसे थे जो बहुत प्रशंसक थे साहित्य के, पर मुझे देखते ही आकर के मैं आई, ये तू नसुद्दी कहाँ से आ गई, भाग यहाँ से। नसुद्दी क्यों कहते हैं? पता चला कि मैं सन 1935 में पैदा हुई और 1936 में प्रेमचंद जी मरे, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। 1937 में जयशंकर प्रसाद। उसके बाद मतलब एक के बाद एक लेखक पटपट कुछ लिखते चले गए थे। नसुद्दी ये पैदा हुई, उसके बाद मेरे मन में ये गांठ बैठ गई थी। मैं सच्ची नसुद्दी विश्वास कर लिया था इस वाली बात, और बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे अंदर। मेरे पिताजी कवि सम्मेलनों का आयोजन किया करते थे, उसमें बच्चन जी जब आते थे सारी सारी रात कवि सम्मेलन होते थे। मैंने खुद रात को कवि सम्मेलन शुरू होता था, सुनने गई, सुबह भोर होते देखिए, सारी रात कवि सम्मेलन चलते थे, बच्चन जी को कुछ छोड़ता नहीं। तो साहब एक कवि सम्मेलन में वही उनका बच्चन जी का परिचय दे रहा था, तो उसने परिचय देते समय ये बताया कि मधुशाला के सब दीवाने हैं। बच्चन जी ने पहली बार मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनाई थी, और उसके बाद से बच्चन जी की शोहरत कितनी ऊंची 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 उठती चली गई थी। और वो बच्चन जी की मधुशाला 1935 में लिखी। वो दिन से और पुष्पा जी का जितना भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था अपने में, वापस ऐसा लौटा। मैं क्या बात करते हो, हिंदी में काहे क्यों? बच्चन जी की मधुशाला। तब बोले हाँ सब लोग, ये तो मानना पड़ेगा, बच्चन जी की मधुशाला उस दिन अगर लिखी गई है तब तो तुम्हारा जन्म बड़ा सार्थक है। तो ऐसा तो मेरा बच्चन जी का साथ था। मैं बच्चन जी की कविताएं खासतौर से मधुशाला सुना करके अपने स्कूली जीवन में बड़े पदक जीत चुकी हूँ। फिर मैंने बच्चन जी कोट पैंट पहन करके आते थे, से कहा था मेरे लिए सूट सिलवा दो क्योंकि बच्चन जी बन के जाना। मैं अपने बच्चन जी के जब जवान थे वो, तो उनके बाल बहुत घुंघराले होते, बहुत घुंघराले। तो मैं अपने बालों, मेरे भी बाल हमेशा छोटे होते थे, मैं अपने बालों में माँ के रसोई में जा करके और छोंक लगाने का चमचा लेके उसको आग में गर्म करती थी, उसके ऊपर तेल लगाती थी, अपने बाल पूरा एक सारे बाल निकाल बच्चन बनती। तो वो तो बच्चन जी से मेरा साथ था, और बच्चन जी से मेरा खूब पुरस्कार जीते, सब किया। फिर मुलाकात हुई वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि मेरी चोरी पकड़ ली थी और आप लोगों को सुनाया। तो बच्चन जी से ऐसा साथ था। ठीक है जी, ये साथ तो हो गया। उसके बाद जब बंबई आ गए हैं तब की बात आपको सुनाती हूँ। बच्चन जी अब जो, क्योंकि आप लोग अमिताभ सुनना चाह रहे हो इसलिए वो मैं बच्चन जी की और बातें छोड़े देती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि बंबई में हम लोग रहते थे। एक दिन बच्चन जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि अमिताभ यहाँ पर बड़ा स्ट्रगल कर रहा है और उसे बहुत
इतनी कोशिशों के बाद भी काम नहीं मिल रहा है और उसका मन बहुत उखड़ गया है, लेकिन वो ऐसी हार लेकर के जाना भी नहीं चाह रहा है। तो एक बड़ा उसको घर अपना बहुत याद आता है। तो वो घर का सा माहौल कहीं अगर मिल सकता है तो तुम्हारे घर में मिल सकता है, उसको बुलाओ। ऐसा करता हूँ, पहली बार मैं लेके आऊंगा। तो हम लोग ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, बच्चन जी शरद पूर्णिमा की रात की बच्चन जी का कविता पाठ हम लोगों ने अपनी, हम लोग टेरेस फ्लैट में रहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे। बहुत बड़ी टेरेस थी, उस पर काफी प्रोग्राम करते थे। बच्चन जी का प्रोग्राम रखेंगे, बच्चन जी कविता सुनाएंगे। ये छोटी सी थी उस जमाने की बात। तो बच्चन जी आए, बच्चन जी ने कविता पाठ करा। यहाँ पर हमने एक ऐसे छोटी सी चौकी रख दी थी, बच्चन जी सुना रहे हैं, इधर भारती जी किताबें लेके बैठे हैं, भारती जी किताबों में से खोल खोल के उनको दे रहे हैं, ये वाली सुनाइए, वो वाली वो सुना रहे हैं। ऐसे बच्चन जी की कविताओं का पाठ हुआ। बड़े बड़े लोग आए, वो सब मंत्रमुग्ध सुन रहे हैं। उस दिन पहली बार बच्चन जी के साथ अमिताभ आए। अमिताभ बड़ी देर तक चुपचाप चुपचाप सुनता रहा। उसके बाद वो उठ करके, और जो हमारे घर से मैंने बताया समंदर दिखाई देता था ब्रिज कैंडी का, वो ब्रिज कैंडी का समंदर मुड़े पे खड़े होकर देखता रहा था बहुत देर तक। तो लेकिन फिर उसके बाद आके कविताओं में बैठ गया। फिर मुझे लगा इसका ज्यादा मन तो नहीं लग रहा दिखता है, तो फिर रात खत्म हो गई, बच्चन जी की कविताएं हो गई, उन लोग चले गए। तो बच्चन जी ने कहा कि पुष्पा तुम्हारे घर में आके उसको बहुत अच्छा लगा है, अब एक दिन उसको खाने पे ठीक है। ऐसे सिलसिला हुआ, शुरू हुआ अमिताभ का हमारे घर में आ। एक दिन वो ले आया, जब उसे रेशमा शेरा में काम मिल गया था तब की बात आया, उसको घर का खाना खाना था और पुष्पा जी के हाथ का खाना खाना, तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। तो वो वही रेशमा शेरा के सीन की ड्रेस पहने पहने चला, घर में घुसा, ये जोर से चिल्लाई, मम्मी मम्मी भैया को क्या हो गया, खून बह रहा है। तो सलमा सिद्दीकी भी उस समय बाई चांस हमारे घर पे बैठी हुई थी। अरे गुड़िया ये टमाटो सॉस है, खून नहीं है। अमिताभ बोलता है क्यों बताया आपने ये टमाटो सॉस है। खैर सर इस स्तर पर उसके साथ में हमारी मुलाकातें शुरू हो गई। तो साहब ये मुलाकातें तो शुरू हो गई और अमिताभ आने जाने लग गए घर में और सब चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ उस समय की, जब अमिताभ की शादी होने वाली थी। अच्छा नहीं, इसके पहले ये बता दूं कि अक्सर बच्चन जी और अमिताभ और तेजी जी हमारे घर जब वो लोग घूमते थे तो आ जाते थे, तीनों लोग आते थे। ये बच्चे बड़े खुश होते थे क्योंकि तेजी जी झुम्मा बढ़ के फल और ढेर सारी मिठाई नमकीन सब लेके आती थी बच्चे। तो साहब वो आए हुए हैं और चल रहा है दौर। मैं देखिए इस समय तारतम्य मेरा टूट रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। हाँ, तेजी जी ने कहा कि मैं वो चाहती हूँ। हाँ नहीं, मैं ये वाली बात बताना चाह रही थी कि तेजी जी ने कहा कि भारती तू यहाँ से जा, मुझे पुष्पा से कुछ चले गए। तो वो तेजी जी मुझसे बोली कि पुष्पा मुझे तेरा टेस्ट पसंद है, तू चल जरा, मुझे कंगन खरीदना है। बाकी चले तो गए लेकिन उधर ही थे। क्या कहने, क्या भाभी कंगन खरीदना है? भाभियों को ये सुन, आप देवर जी आप भी सुनिए ये वाली बात। वो कहने लगे कि भाभी जो है उनके हाथ में तो ऐसे कंगन सुहाते हैं। ये देखिए देवर की ये कंगन होता है, ये कंगन लीजिए और उसके हाथ में ऐसे है। दुष्ट नहीं, तुझसे कहा ना तुझसे बात नहीं करनी। चलिए मैं बात नहीं, खैर मैं इसलिए इनसे कह रही थी कि ये मेरे तो बहरहाल तो वो भारती जी तो वहां से चले गए। कहने लगी ये कंगन खरीदना है। मैं कहा काय क्यों? कहने किसी को पानी खबर नहीं होगी। ये अमिताभ शादी करने जा रहा है और मुझे कंगन ये पास बैठे। जब भी तेजी जी आती थी हमेशा उनकी गोदी में ही बैठती, पूरे ने गोदी में बैठा
ये गोदी में बैठे सुनते रहे। अमिताभ चुप रहे, हाँ शादी करने जा रहा। इनका इसके पहले मशहूर किए वाली बात की ये कहा करती थी, मैं बड़ी होगी तो अमिताभ से शादी। और पूछा जाता था कि शादी में क्या होगा, शादी करोगी, शादी में क्या हो, बोले होगा क्या, उसी जमाने में कोका कोला चला, होगा क्या, बैंड बाजा बजेगा और मुफ्त में कोका कोला पीने को मिलेगा। उसके साथ ये सब इन लोगों को मालूम था, उनके घर में इंटरेस्ट लेता। कैसा जब इन्होंने बताया, भाभी ने भी इनसे वायदा कर लिया था, हाँ तुझे से जाना। ये सुन रही है, नूरा उठी, गोदी में से झटका मार करके और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली। तो भाभी बोली, मुझसे तो बहुत गलती हो गई, गुड़िया के सामने मैंने तो उससे कह रही किसी को मत बताना, वो गुड़िया। तो भैया तो मैं जाती हूँ, उसको मना के लाती हूँ, छोटे बच्चे हैं, चलिए अपने आप ही समझ जाएंगे कैसा। थोड़ी देर के बाद होता है, ये जो है अपना ही करती हुई चली आ रही है कमरे से। मैंने भाभी की तरफ देखा, ये आके बोलती है, कर लीजिए जया भादड़ी से शादी। तो लौट के मेरे ही पास आएगी, क्यों भाई इतना विश्वास करती, अरे वो गूंगी भी है, बहरी भी है, उसकी कोशिश नाम की पिक्चर उनकी पिक्चर। इनको विश्वास था कि वो गूंगी बहरी से शादी करेंगे, आखिर तो मेरे ही पास आई। तो ऐसे ही अमिताभ बच्चन हमारे घर से इस तरह संबंधित थे। अंत में उन्होंने, जया ने मुझे बताया था कि आप विश्वास मानिए, फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ये वाला किस्सा सुन चुका है कि भारती जी की लड़की शादी करती है उनके साथ में, और उनके साथ में उसे विश्वास है कि जया भादड़ी के साथ शादी नहीं चलेगी मेरे पास। तो बात को मैंने आपको बताया कि हमारे घर अमिताभ और वो सब लोग हमेशा ही आते थे। तो ये जब अमिताभ जब आया करते थे तो बच्चन जी और अमिताभ कुछ न कुछ सुनाते थे। तो बच्चन जी का एक लोकगीत है, मेले में कोई गुड़िया कोई मिला है, आप लोगों को मालूम है। अमिताभ उसको गाते थे, मेले में कोई गुड़ैया, ये चिल्लाती थी, मम्मी भैया से कहिए ना भैया मेरे छेड़ते रहते। इस तरह के हम लोगों के रिश्ते बन। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस अमिताभ के बारे में मैं बात करूं या इस अमिताभ के बारे में ये इतना बड़ा अमिताभ जो है, आज ये बड़ा बड़ा फूला, बड़ा सच्चा, बड़ा अच्छा व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं। आपने जिस अमिताभ आख्यान की बात की है, वो अमिताभ आख्यान मेरे घर में आकर के, और मैं इसके साथ बातें करती थी, और मैंने इसकी टेप रिकॉर्डर लगा रखा था, उसमें टेप कर देती थी सारी बात। तो वो पूरी पुस्तक मेरी इंटरव्यू नहीं है, अमिताभ के बोले हुए खुद के लिए खुद की बातें, और इतनी अच्छी अच्छी उसने अपने बचपन की जो बातें बताई, कैसे वो चमन्नी चुराता था, कैसे वो सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो और एक बार मेरी किताब में एक चीज रह गई थी पूछने के लिए, एक और इंटरव्यू करनी थी, और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो उसने कहा, पुष्पा जी एक काम करिए कि मुझको आप प्रश्न लिख करके दे दीजिए, मैं वहां पढ़ते जा रहा हूँ, लिख के दे दीजिए। उस बच्चे ने वो सारे मेरे प्रश्न जो थे अपने एरोप्लेन में बैठे बैठे उस सारी इंटरव्यू का जवाब अपने हाथ से लिखा। कौन करता है इस तरीके से? इतना बड़ा आर्टिस्ट हो चुका था तब तक, तो कौन ऐसा करता है? आपने जिस तरह वो उस इंटरव्यू की बात की, सचमुच में कौन ऐसा दिल खोलता है, कौन ऐसी बातें सारी बताता है? लेकिन मुझे खुशी है कि उसको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ, इनके सामने कोई भी बात कर सकता हूँ। तो अक्सर क्या होता है, पत्रकारों के सामने आप मन अपना पूरा खोल नहीं सकते, क्योंकि पीठ पत्रकारिता ऐसी चली है, अखबार में बिक्री की बात इतनी देखी जाती है कि किस बात में से पत्रकार कहाँ क्या निकाल लेगा कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से उनका मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए उस तरह बात कर लेते हैं। अब मैं ये जो आपको ये बातें मैंने वानगी के तौर पे बता दी, उतना काफी है अमिताभ बच्चन के बारे में।
उतनी छोटे मन से मैं आपको सोनिया की भी बात बना के खत्म कर दूंगी। सोनिया जी का इंटरव्यू की बात ऐसी थी कि जब राजीव गांधी होकर के आए प्रधानमंत्री, तब उसके बाद जहां देखिए तहां ये वाली बातें चला करती थी कि इंदिरा गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का बेटा। तो मैंने भारती जी से एक दिन कहा, मैंने भारती जी ये इंदिरा गांधी, हमारा तो पुरुष प्रधान समाज है, पिता का मान ज्यादा है, और इंदिरा गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का बेटा सब लोग कहते हैं, और कोई जानता भी नहीं होगा कि फिरोज गांधी इनके बाप का नाम है। तो भारती जी बोली बड़ी अच्छी बात है, आप लिख दीजिए। साहब मैं फिरोज गांधी के बारे में लिखना चाहती थी, सब जगह रिसर्च करी, कहीं पता नहीं चलता था, कोई किताबें नहीं मिलती थी, कोई आर्टिकल नहीं मिलते थे, बड़ी परेशान। तो मैं यहाँ पर दादर में जो पारसी कॉलोनी है वहां पर गई, घर घर में घूम करके बातें इकट्ठी करी, और मैंने फिरोज गांधी के बारे में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था फिरोज गांधी एक कहानी बोली। साहब वो छपा तो मणिशंकर अय्यर ने पढ़ा उसको। मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी से कहा कि फिरोज गांधी पर ये अच्छा पुष्पा भारती अच्छा नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा है, तो जरा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। तो मणिशंकर ने उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दे दिया था। इस तरीके से राजीव गांधी मेरे बारे में जानने लगे। तो साहब वो तो जान ही गए थे। इधर सोनिया गांधी की इंटरव्यू मांगी जा रही थी, हर एक को नो कर दिया जाता था। यहाँ तक कि मार्गरेट थैचर की बेटी जर्नलिस्ट है, उसको भी नो, सबको नो, इंटरव्यू नहीं देते। मेरे ख्याल से इसलिए नो होती होगी कि सोनिया ना तो ठीक से हिंदी बोल पाती थी, ना ठीक से अंग्रेजी बोल पाती थी, ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी। तो लगा होगा लोगों को कि इनका जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा जनता के ऊपर कहीं खराब न पड़े, इसलिए उनके इंटरव्यू को ना हो जाए। मणिशंकर अय्यर ने उनसे कहा, अच्छा हाँ, तो भारती जी कहने लगे कि नहीं देती हैं, हमको क्या गरज पड़ी, हमको नहीं चाहिए उनके इंटरव्यू, आप जाइए राजीव गांधी का इंटरव्यू ले आइए। सोनिया गांधी से हम मांगेंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब हम गए राजीव गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। तो राजीव गांधी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मणिशंकर अय्यर ने राजीव जी से पहले कह दिया था कि देखिए ये औरत जो आपका इंटरव्यू लेने आई है, एक बार सोनिया जी से कहिए कि जरा उसकी बातें सुन ले, तो अगर कंफर्टेबल फील करे तो इसको कहिए कि ले ले, ठीक है भाई। तो हम राजीव गांधी की इंटरव्यू लेकर के जब चुके, तो थोड़ी देर के बाद जब चलने लगे, नमस्कार हुई, तो राजीव जी बोले पुष्पा जी एक मिनट, और हमने देखा ये सोनिया गांधी, तो हमें पता भी नहीं था, हम तो इंटरव्यू ले रहे हैं, पीछे वो बैठी हुई थी। तो आई वो नमस्कार नमस्कार, तो नेचुरली एकदम से मैं पका गई थी, उनको देख के नमस्ते हुआ। मैंने ऐसे ही कहा, क्या सोनिया जी आप तो इंटरव्यू देती ही नहीं। तो कहती कब आएंगी? बोला हाँ, अब क्या? मैं और घबरा गई। तो मैंने कहा जी जब कहें। तो कहनी अच्छा सोमवार है, आप वेडनेसडे को आ जाइए। अब मैंने भारती जी को आके फोन किया, भारती जी सोनिया की इंटरव्यू मिल गई। क्या बच्चों की सी बात करती है, सोनिया की इंटरव्यू दुनिया के जिनमें मिल गया, आपको मिल, मजाक कर रही हूँ ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ हम मजाक करेंगे, सच कह रहे हैं। उनका दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो इटली में पैदा हुई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और इन लोगों में वहां प्रेम हुआ था, इतना मालूम है। इसके आगे हमको कुछ नहीं मालूम है इनके बारे में। किसी की भी इंटरव्यू लेने के लिए जाइए तो हम 4 किताबें पढ़ते हैं, 4 जानकारियां प्राप्त करते हैं, इंटरव्यू ऐसे ही नहीं ली जाती उसके बारे में। मुझे कुछ नहीं मालूम है, अब मैं क्या करूं? तो कह लीजिए अरे हमें विश्वास है, आप ले लीजिए, आप चाहिए, आपसे होगा। नहीं बांटती है, मजाक की बात मत करिए। अब आपको अगर अपने धर्मयुग से प्यार है तो फिर आप मुझको कुछ क्वेश्चंस दीजिए बीच में एक दिन, और मुझको डिक्टेट कर दीजिए वो क्वेश्चंस, और मैं इंटरव्यू ले लूं। मानते हैं? नहीं, मैं सच कह रही। बोले अच्छा सुबेरे बात करें। सुबेरे जल्दी से मैं उठी, हाथ में कागज कलम ले आई, वहां से दिल्ली में से फोन, भारती जी बताइए प्रश्न, मैं बहुत नर्वस हूँ।
तो कहने लगे भाई ऐसा है कि आपने कल एक सवाल किया था कि आप अपने धर्मियों को अगर प्यार करते हैं तो मुझे क्वेश्चनर बना करके दीजिए। एक बात बोलिए कि हम आपको प्यार करते हैं कि नहीं? मैंने कहा ये क्या सवाल हो? मैंने ऐसे कहा क्या फुलिश बात करते हो, ये कोई सवाल हो? मजाक कर रहे हो? हाँ भाई करते हैं। तो कहने लगे कि तब फिर आप हमारे ऊपर विश्वास करिए कि आप चाहिए इंटरव्यू लीजिए और किसी प्रश्न की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी इंटरव्यू होगी, आप जो भी लिखेंगे वो हम छापेंगे आपसे। अरे पुष्पा जी, दो औरतें बैठती हैं तो किसी प्रश्न की जरूरत होती है, किसी सवाल की जरूरत होती है, अपने आप दो औरतों के बीच में से बात चल निकलती है, बस वही आप चाहिए। आप लोगों ने अगर वो इंटरव्यू पढ़ी हो, भैया मैं गई हूँ और सचमुच बुधवार को गई हूँ और सचमुच बिल्कुल फालतू इधर उधर की उनसे बातें अपने बचपन की बातें बता रही हूँ, उनके बचपन की बातें पूछ रही, जाने कहाँ की फालतू बातें उनसे कर रही हूँ। बीच में मौसम की भी चर्चा हो जाती है, पॉलिटिक्स की भी चर्चा, दुनिया भर की चर्चा, फालतू बातें बहुत सारी फालतू बहुत सारी बातें हो। और ये राहुल और प्रियंका तब छोटे छोटे थे, बीच बीच में से आके झांक झांक करके देखते जा रहे थे, इतनी देर से ऐसा। तो जाने लगी, जब खत्म हुआ तो मैं जाने लगी तो नमस्ते हुई, कहने लगी ये बच्चे बहुत तंग करेंगे, यहाँ घुसाएंगे। मैंने कहा मगर सोनिया जी बात तो अभी हुई नहीं, इसमें से हम इंटरव्यू क्या लिखेंगे, कुछ ऐसी तो बात करें हम लोग। तो बोले हाँ ऐसा तो है, अच्छा ऐसा करिए आप कल आ जाइए। फिर से हम बैठे, मैं कल गई, फिर से हम लोग बैठे, इस बार जरा सीरियस तो बातें करी, लेकिन काफी बड़ी घरेलू बातें थी, उनके साथ बात होती। उस इंटरव्यू को छपना था धर्म कि खुशवंत सिंह भारती जी के पास तुरंत आए, कहने लगे नहीं खुशवंत सिंह उसके पहले आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आपकी बेगम जा रही हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनसे कहिए कि वो इंटरव्यू हम भी छापेंगे। तो भारती जी ने कहा कि हाँ छाप लेना, लेकिन पहले धर्म छाप लेना, उसके बाद आप लेंगे। बोले नहीं यार साथ साथ छापेंगे। तो भारती जी बोली ये नहीं होगा, तो वो उस तरीके से खुशवंत जी रह गए। तो ठीक है, ये छप गया, इस इंटरव्यू का छपना था, ये पीटीआई में गया था। अरे बाबा इस इंटरव्यू का छपना था कि मेरे पास तो एक के बाद एक इतने परमिशन मांग रहे हैं कि भाई हम ट्रांसलेशन करें, और लंदन टाइम्स से फोन आता है कि आपकी इंटरव्यू पढ़ी है और हमें परमिशन दे दीजिए उसको। अरे मैंने कहा ये हुआ क्या है भैया, ये खेल की इंटरव्यू का ये क्या हुआ। थोड़े दिनों के बाद देखती हूँ कि बम्बई में होर्डिंग्स लगे हुए हैं जहाँ पुष्पा भारती है, क्या किया भाई ये इंटरव्यू। खैर साहब इंटरव्यू ले ली गई, हो गई, ये सब हुआ, बड़ा शोर सारी तरह। अब राजीव गांधी को एक जिद आ गई कि इस इंटरव्यू से हमारी सोनिया की इतनी अच्छी तस्वीर लोगों के सामने आई है कि सारे देश में और विदेश में इसके चर्चे हो रहे हैं, हम पुष्पा जी को कुछ देना चाहते हैं। तो क्या दे सकते? तो अपने शारदा प्रसाद जी उनके चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको बुला के कहा पुष्पा जी को कुछ देना, क्या क्या देना चाहिए। तो वो कह रहे ऐसा करो कि डीडीए के जो फ्लैट्स बने हैं उनमें जो सबसे बढ़िया वाला वो बंगले में वहाँ फ्लैट वो एक पुष्पा जी को खत आता है हमारे यहाँ, भारती जी कहते खबरदार ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है, धर्मियों किसी पार्टी की पत्रिका नहीं। क्या ये नहीं चाहिए। कह दो कि हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। क्या बात है, किसने कहा? हाँ भारती जी की 4 लाइनें हैं। चेकबुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। क्या बात है। तो ये हो गया साहब, क्या बता रहे
हाँ? हो गया हाँ, एक DDA फ्लैट मना कर दिया सर। तब इन लोगों में फिर ये हुआ कि भैया धर्मवीर भारती बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, सचमुच में वो कुछ लेगा नहीं, अपने बीवी को भी लेने नहीं देगा, वो किसी की फिक्र नहीं करता, किसी से लेना एक पैसे, कोई काला एक पैसा हमारे घर में हो तो कोई नहीं, कभी वो आदमी ऐसा था ही नहीं। धर्मवीर में रहते हुए लोग क्या क्या देना चाहते थे, एक आर्टिकल छपा नहीं, धर्मवीर भारती। तो उन्होंने कहा कि शारदा प्रसाद जी को सूझा एक बात ऐसी कहेंगे कि जो धर्मवीर भारती खुद स्वीकार कर। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार लोग जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, जब वो जाते हैं किसी विदेश यात्रा पर, तो पूरा एक प्लेन उनका रिजर्व होता है, उस प्लेन में प्रधानमंत्री के लिए केबिन बन जाता है, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं और कुछ पत्रकार होते हैं, बस इतने लोग होते हैं। उन्हें कहिए कि पुष्पा जी जाओ और राजीव गांधी जी के साथ में और इंटरव्यू में अपना इन यात्राओं के वर्णन। भारती जी को भी इसमें फायदा, और क्योंकि उनके में प्राइम मिनिस्टर की यात्राओं के वर्णन होंगे, भारती जी ना नहीं कर सके। तो थोड़े दिन बाद ये प्रस्ताव आता है, स्वीकार होता है। हम पहली यात्रा पर गए, आकर के हमने लौट करके यात्रा विवरण किया। वहां भी हम देखते थे कि जितने पत्रकार, छोटे हो या बड़े हो, जितने पत्रकार, वो भैया कोई मीटिंग अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, जिस देश में जाते थे वहां घूम रहे हैं, वहां शॉपिंग कर रहे हैं। ये तो भैया हमने कहा हम तो एक लाल डायरी थी हमारे पास, उसमें बैठ करके लिखा करते थे सारी चीजें जो देखते थे, ध्यान से देख के सारी चीजें लिखा करते थे, कहीं घूमने नहीं जाते। आकर के हम बड़े बड़े हमने आर्टिकल दिए, धर्म में बड़े शिक्षा थे वो आर्टिकल, बहुत बड़े। दूसरी बार थोड़े दिन के बाद एक और यात्रा आ जाती। पहली बार हम गए थे वियतनाम और जापान, फिर दूसरी बार दूसरी यात्रा पुष्पा भारती, फिर तीसरी यात्रा पुष्पा भारती। जब चौथी यात्रा की बात आती है तो सब हम लोगों के पहले एक मीटिंग हुआ करती थी, ब्रीफ किया जाता था कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश की ये पॉलिटिकल है, ये समस्या है, ये है, ये है, सब देश के बारे में बताकर ये ध्यान रख करके आते। तो वो मीटिंग हो रही थी, उसमें एक पत्रकार खड़ी हुई शारदा प्रसाद जी से, साहब एक सवाल हमारा। कहिए क्या बात? बोले कि ये हर पत्रकार इस वाली आशा में रहता है कब इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ यात्रा में जाए, बड़े से बड़े पत्रकार तरसते हैं। अरे पुष्पा भारती चूंकि धर्मवीर भारती की बीवी है, इसलिए इसको इतनी यात्रा, एक के बाद एक यात्रा, पुष्पा भारती यात्रा, पुष्पा भारती यात्रा। तो ये फेवरेटिज्म चल रहा है, ये साहब नहीं समझ। तो शारदा प्रसाद जी ने कहा बहुत अच्छा सवाल आपका है, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी एक पूछता। और मुझे एक बात बताइए, ये धर्मवीर भारती की बीवी है, इसलिए बीवी का क्या है? बीवी देखने धर्मवीर भारती देख करके आए थे जो ये लिख रहे हैं, ये जो लिख रही है इसी ने देखा था भैया, वही लिख रही है। धर्मवीर भारती इसका देखा हुआ कैसे लिख देंगे? इसके लेख हैं जो छप रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए, आप सब पत्रकारों के बीच में से कोई भी ऐसा लेख लिख करके दे दे, मैं उसको भेजूंगा पुष्पा भारती को भेजूंगा। आप लोग भी जाते हो, आप लोग का लिखा हुआ इतना सा आता है अखबार में कि प्राइम मिनिस्टर गया, ये हुआ, ये हुआ। मैं ऐसे लेख छापूं कि आपकी लिखी तो जवाब उनका इस तरीके का ठीक था, चुप हो गए। तो भैया इस तरीके से तो चांस की बात है कि हमको एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतनी यात्राएं मिलती है, संसार के कितने कोनों में चले गए थे। तो ये सब सोनिया गांधी की इंटरव्यू की बात से हुआ। हाँ, आप खड़े हो जाइए, आप सबको बैठाते हैं, मैं आपको खड़ा कर जी जी। हाँ, केशव जी उनको पहला प्रश्न कात्यायन, हाँ, प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन, सवाल की जरूरत नहीं है, एक तो करा, एक तो करो, लग गए सर, वो बोलने की जरूरत नहीं है। और बहुत लाजवाब क्या सवाल, डॉक्टर मंजुला देसाई जी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगी।
आज का दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। भारती जी मेरे प्रिय कवि, कथाकार। मेरी बात जब उनसे हुई 1992 में, जब मैं उनसे उन पर एक लेख लिख रही थी, मैंने पुष्पा जी से बात की, शायद उन्हें नहीं याद, कि मैं भारती जी के गद्य साहित्य पर एक लेख लिख रही हूँ और मैं भारती जी से मिलना चाहती हूँ। बोले तो फिर पूछ क्यों रही? आप सोचिए कि सहजता किसे कहते हैं, ये आज आपने देख लिया है कि पुष्पा जी कहती हैं भारती जी आपके हैं, आप सभी के हैं। मुझे कुछ छोटी सी बात याद आ रही है। बचपन में चौपाटी हम जाया करते थे, पापा मम्मी हमें भेजते थे और हमें वहाँ बायोस्कोप, मेरे ख्याल आप सभी जानते हैं बायोस्कोप किसे कहते हैं, एक छोटे छोटे सिक्के माँ देती थी और हम उस बायोस्कोप से बहुत कुछ देखा करते। पुष्पा जी ने आज बायोस्कोप लेकर हमें बहुत कुछ, बहुत साहित्यकारों से मिलवाया। माँ कहती थी बस 8-8 आने सबको मिलेंगे, बहन मेरी बैठी यहाँ साक्षी है, 8-8 आने मिलेंगे बायोस्कोप पे देखने के लिए। तो दिल्ली के मीनार देखो, ताजमहल देखो, ये देखो, वो देखो, ये सारे दुर्लभ क्षण कहाँ बटोर कर ले जाऊं, किस किस को दे जाऊं, कहाँ कहाँ संजो के रखूं। साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, फिल्मी, कलाकार, वादक, यंत्र, सभी एक जाति के झुलमुल और उस हृदय की वीणा को छू लेने वाली पुष्पा आज आपके सामने है। पुष्पा जी, हम धन्य हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं। पिछली बार भी आपके साथ रही हैं और एक बहुत ही सीक्रेट बात, हमारी एक संस्था थी सार्थक संवाद, और सार्थक संवाद में हम अक्सर महिलाएं पुरुषों को बिल्कुल बॉयकॉट करती थी और चुप चुप मिला